एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओवरव्यू लेसन एंशिएंट हिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2014 में। 15 में जाके यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और पंजाब सिविल सर्विसेज का भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो यूपीएससी में यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई किया और पीसीएस को क्रैक किया था जिसमें स्टेट रैंक था 24th। इसके बाद से अनअकैडमी पे टीचिंग स्टार्ट करी और टीचिंग में मेनली मैंने दो कोर्सेज जो ज़्यादा पॉपुलर थे वो कौन से थे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो समरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एमसीक्यूज। अभी ये दोनों कोर्स जो है स्टॉप कर दिए हैं। इसके अलावा क्लास 6th एनसीईआरटी और क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री की, इनको भी समराइज किया गया है। तो आप इन सभी कोर्सेज को अनअकैडमी की इस लिंक पर चेक कर सकते हैं। अगर हम करंट कोर्स की बात करें, इस कोर्स में बेसिकली आपको एंशिएंट हिस्ट्री सारी आपकी कवर हो जाएगी छोटे छोटे लेसन्स में, और ये हिंदी कोर्स जो है प्रेजेंट किया जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप इस कोर्स को जो है फॉलो कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस मेनली बेनिफिशियल है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और अगर आप एस्पिरेंट्स हैं किसी बाकी एग्जाम्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल से एसएससी या सीएपीएफ वगैरह, जिनमें कि जीके के पोर्शन में हिस्ट्री आती है, तो आप भी इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी बड़ा वाला पोर्शन जो है एंशिएंट हिस्ट्री का वो काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा। अगर आपको ये कोर्सेज पसंद आते हैं तो इनको अपनी रेटिंग, रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस पक्का दीजिएगा। वो कैसे करनी है, आप सर्च करिएगा एंशिएंट हिस्ट्री बाय यास्मिन गिल। नीचे जो कोर्स ओपन होगा वहां पे रिव्यूज का एक टैब होगा, उस पर क्लिक करके नीचे राइट रिव्यू का ऑप्शन आएगा जहां पे आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। वहां पे स्टार्स बने होंगे तो 5 के स्केल पे आप अपनी स्टार रेटिंग्स भी दे सकते हैं। और इन लेसन्स को अकेले मत देखिएगा, इन लेसन्स को अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनरोलमेंट। कोर्स जैसे ही ओपन होगा वहां पे एनरोल का भी एक ऑप्शन होगा, एनरोल कर देना। इससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलती रहेंगी कोई भी लेसन ऐड होने की। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपका फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि ये लेसन्स जो हैं बेटर तरीके से प्रेजेंट हो सकते थे, तो आपका जो भी आइडिया है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। या कहीं पे अगर आपको इधर उधर कोई चीज लगती है तो आप वो भी बेटर तरीके से अगर प्रेजेंट हो सकती थी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी ग्रेट इंटरेक्शन। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें हम कवर करेंगे स्टोन एज के बारे में। आपको ये पूरे कोर्स को, जो आर पास्ट वाला कोर्स है एनसीईआरटी का, 6th क्लास की एनसीईआरटी का नाम है आर पास्ट पार्ट 1। तो ये वाला कोर्स जो है आपने उस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि वो कोर्स भी आपने साथ में देखना है। तो आप इन सभी लेसन्स को अनअकैडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोन एज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज यानी कि देखो, पेलियो वर्ड का मतलब है पुराना, ओल्ड, और लिथिक का मतलब है पत्थर, स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज यानी कि पेलियोलिथिक एज। एनसीईआरटी के हिसाब से पेलियोलिथिक एज की ड्यूरेशन क्या थी, 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। तो रफली अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, जब से ह्यूमंस एग्जिस्ट करना स्टार्ट करें उसका 99% ऑफ टाइम तो हम पेलियोलिथिक में ही रहे। और पेलियोलिथिक में हम काम क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग, यानी कि 99% हमारी एग्जिस्टेंस के टाइम तक हम जो है हंटिंग और गैदरिंग ही करते रहे। ये जो अब हम सेटल्ड लाइफ जीते हैं ये तो अभी बहुत रीसेंट फिनोमिना है। तो ये हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन। इस पूरी टाइम ड्यूरेशन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, लोअर, मिडल और अपर। इनकी इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशंस क्या है वो चाहे आप छोड़ देना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए टाइम पे, वैसे वैसे जिस तरीके के हम टूल्स यूज कर रहे थे, टूल्स की तो जरूरत पड़नी थी, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, तो टूल्स जिस तरीके के यूज कर रहे थे वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, लोअर में यूज करते थे हम हैंड एक्स टूल्स, बड़े रफ से टूल्स थे, कोई उनको पॉलिश, कोई शार्पन ऐसे कुछ नहीं किया गया था, बहुत रफ टूल्स थे। मिडल में जाके हम यूज करने लगे फ्लेक बेस्ड टूल्स। फ्लेकिंग एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक पत्थर को दूसरे के साथ रब करते हैं ताकि हम शेप दे सकें। तो फ्लेक बेस्ड टूल्स यूज करने लगे। अब हम ये क्यों यूज करने लगे, हमने टूल्स चेंज क्यों करे, धीरे धीरे हम क्या है, हंटिंग करने लगे झुंड में, ग्रुप्स में। जब हम झुंड में हंटिंग करने लगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा खाने की जरूरत थी, ज्यादा खाने की जरूरत थी, एनिमल्स को इजीली हंट करने की जरूरत थी, तो इसलिए हमने अपने टूल्स में चेंज लेके आए। अपर में जाते जाते हम ब्लेड वाले टूल्स यूज करने लगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे एज टप रही थी वैसे वैसे हमने टूल्स में भी चेंज लेके आए।
फाइनली पेलियोलिथिक में फायर का यूज भी जानते थे हम लोग। ये हमें कैसे पता चलता है? पेलियोलिथिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कुरनूल केव्स। तो कुरनूल कहाँ पे है वो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। कुरनूल केव से हमें ऐश, तो जो फायर के बाद बचती है, उसके ट्रेसेस मिले हैं। नेक्स्ट है पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके लिए आपने छठी क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर जो 14 पेज पे मैप दिया हुआ है वो चेक करना है। तो उससे क्या है, आपको लोकेशन का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, पहली 3 इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज पे भी आती है। हुसुंगी कर्नाटक, कुरनूल केव्स मैंने आपको बताया है कि आपने देख के बताना है कौन सी स्टेट में है। इसके बाद नीचे काफी सारी लोकेशंस है, जैसे कि बिलान वैली यूपी में, सोन वैली पाकिस्तान में। याद हो सकती हैं तो कर लेना, नहीं तो पहले 3 इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर्स हैं, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश ये रही। यहाँ पे आप देखेंगे पेंटिंग्स की गई हैं, इसमें ज्यादातर हंटिंग सीन्स पेंट किए जाते थे, और जो कलर्स यूज किए जाते थे अलग अलग कलर्स नहीं थे, मोनोक्रोमैटिक, ज्यादातर एक ही रंग यूज किया जाता था। हंटिंग सीन्स, एनिमल्स बना ली, लेकिन ये भी काफी एक्यूरेसी के साथ बनाए जाते थे। उसके बाद हुसुंगी कर्नाटक, हुसुंगी में हम लाइमस्टोन काफी ज्यादा देखते हैं। उसके बाद है कुरनूल केव्स, जिनको हम बेलम केव्स भी कहते हैं, यहाँ पे हमें ऐश के साइंस मिले हैं। ये है कुरनूल केव्स, तो ये सब आप देख लेना। नेक्स्ट है पेलियोलिथिक टूल्स। अब पेलियोलिथिक टूल्स थोड़ा बहुत तो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि ये टूल्स हर जगह पे सेम नहीं थे, ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होते थे। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लाइमस्टोन प्रेजेंट है तो उसके टूल्स बन जाएंगे इस तरीके से। प्लस अपर पेलियोलिथिक यानी कि लास्ट वाली, उसमें कंपोजिट टूल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, यानी कि एक ही टूल अलग अलग पर्पस के लिए यूज होना स्टार्ट हो गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पेलियोलिथिक एज में इंडिया में ऑस्ट्रिचेस भी होते थे। ऑस्ट्रिचेस आज तो हम अफ्रीका को नेटिव देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में भी होते थे। ये हमें पता चलता है क्योंकि हमें ऑस्ट्रिच के अंडों के शेल मिले महाराष्ट्र के एक एरिया से। नेक्स्ट है, अच्छा 12,000 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि पेलियोलिथिक खत्म हो गई और मीजोलिथिक स्टार्ट हो गई? हुआ ये कि 12,000 साल पहले एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस आए, जिसकी वजह से गर्मी होने लग गई। अब गर्मी आपको पता है, जहाँ पे वार्मर कंडीशंस होंगी वहां पे ग्रासेस डेवलप होते हैं, ग्रास लैंड्स डेवलप होते हैं। तो जब ग्रास लैंड्स डेवलप हुए, उसमें मेनली जिन पे दाने निकलते हैं, ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जो हम खा सकते हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सब नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज में ग्रो होने लगा। आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, किसी भी एरिया में पहले प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंगली एनिमल्स आ जाते हैं। तो जब ग्रासेस उगे हैं तो ग्रासेस को खाने वाले एनिमल्स भी ज्यादा होने लग पड़ेंगे, तो क्योंकि उनके पास फूड है खाने को, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आ गए, जैसे कि डियर, एंटीलॉप। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस से प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों पे इफेक्ट पड़ा, और हम किस में एंटर हो गए? मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक एज 12,000 साल पहले से शुरू होती है और 10,000 साल पहले तक जाके खत्म हो जाती है। इसकी मेन साइट्स हैं बागौड़ राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भीमबेटका मीजोलिथिक साइट भी है, पेलियो तो थी मीजोलिथिक भी है। अगर आप मीजोलिथिक में टूल्स की बात करेंगे तो एम फॉर मीजोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ। माइक्रो का क्या मतलब है? छोटे छोटे टूल्स यूज होने लगे थे मीजोलिथिक एज में, जिनको हम क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, अगर ये यूज होने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले वाले टूल्स पीछे ही रह गए, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे थे, लेकिन साथ में माइक्रोलिथ्स भी यूज होने लगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीजोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई। यानी कि देखो, डोमेस्टिकेशन हमें ना अक्सर एनिमल्स याद आते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स, हमने गायें, भेड़, बकरी रखना स्टार्ट कर दी। डोमेस्टिकेशन में प्लांट्स भी आते हैं, तो डोमेस्टिक हमने एनिमल्स को भी बनाया, हम एनिमल्स को भी अपने पास रखने के लिए, और प्लांट्स के ध्यान रखने लगे। प्लांट्स कौन से थे? वीट, बार्ले, राइस, जिनसे हमें फायदा होना था। तो इस तरीके से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई। इसके बाद हम एंटर करते हैं नियोलिथिक में। तो 10,000 साल पहले से नियोलिथिक स्टार्ट हो गई। अब इंसान मैक्सिमम अपनी हंटिंग गैदरिंग वाली आदतें छोड़ के फार्मिंग करने लगा और हर्डिंग करने लगा। हर्डिंग क्या होता है? झुंड में आप एनिमल्स को लेके जा रहे हैं जो आपके खुद के डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ताकि वो जाके अपना ग्रास ग्रूस खा सके। तो इंसान फार्मर और हर्डर जो है एकदम से कैसे बन गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वैसे तो आपके एग्जाम में तो काम नहीं आएगा, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। इंसान ने देखा ऐसे ऐसे ग्रास उग रहे हैं जिसमें से जो है सीड्स जब नीचे जाके गिरती हैं तो उसके बाद मौसम अच्छा हो, अगर
फेवरेबल कंडीशंस हो तो वही सीड में से दोबारा नया प्लांट उग जाता है और उसको हम खा के अपना पेट भी भर सकते हैं। हम उन प्लांट्स को बचाने लगे ताकि बर्ड्स और एनिमल्स उसको अटैक ना कर दे, तो प्लांट्स को बचाने लगे यानी कि प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, तो इस तरीके से फार्मर्स बन गए। अब हर्डर्स, अब हमें एनिमल्स से हमने देखा कि एनिमल्स, हमने शुरुआत में वो वाले एनिमल्स रखे जो बड़े जेंटल हुआ करते थे, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, तो ये हमें हेल्प भी करते थे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह में, मीट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये वाले वो एनिमल्स है जो घास खाते हैं, घास खिलाने के लिए इनको लेके जाना पड़ना था, तो इसलिए हम क्या बने, हर्डर्स बन गए। तो जो है इनको लेके जाते हैं और ग्रास खिलाते। पहला एनिमल जो इंसान ने टेम किया या प्रोटेक्ट किया वो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ अ डॉग। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, सडनली नहीं होता। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इसमें होते हैं। प्लांट्स वो जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, जिनमें डिसीजेस कम लगती हैं, ग्रेन्स देते हैं हमें वगैरह। एनिमल्स वो जो जेंटल से होते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं इनके दांत, इनके हॉर्न्स हमेशा डोमेस्टिक एनिमल से बड़े होंगे। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल साइट्स पे नियोलिथिक की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें क्या है, जब हमने एक्सकवेट किया अलग अलग लेवल से अलग अलग एनिमल्स की बोन्स मिली। डीपेस्ट लेवल से हमें मिली पिग्स और डियर्स की बोन, यानी कि सबसे पहले हमने इनको डोमेस्टिकेट किया। उसके बाद ऊपर वाले लेवल से हमें मिली शीप और गोट की, फाइनली जाके मिली कैटल की। तो नियोलिथिक में एंटर हो गया, डोमेस्टिकेशन की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास ग्रेन है तो उसको संभाल के रखने के लिए पॉटरी भी तो चाहिए, तो हम पॉट्स बनाने लगे। पॉट्स हैंडमेड भी थे और याद रखना व्हील मेड भी थे, तो व्हील से भी हम पॉटरी बनाते थे। प्लस अब हम एक जगह रहने भी लगेंगे क्योंकि हमें अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखना है, अपने एनिमल्स का भी ध्यान रखना है। तो सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होगी और हाउसेस भी दिखने लगे। इंपॉर्टेंट साइट्स और वहां पे क्या क्या मिला ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बात कर चुके हैं, यहाँ पे वीट मिली थी, तो भगवान की मेहर हो गई और कनक मिल गई। उसके बाद कोलदीवा, कोलदीवा में क्या है, हमें ओल्डेस्ट एविडेंस राइस का मिला। कोलदीवा कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। यूपी में आज भी तो राइस बहुत फेमस है। नेक्स्ट बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ पे है, ये कश्मीर में। तो होम, यहाँ पे हमें होम क्या है, हमें देखो कश्मीर में ठंड बहुत है, तो ठंड के कारण जो है लोग पिट्स में रहा करते थे, तो होम कैसे थे, पिट्स वाले होम थे, पिट होम्स थे, पिट ड्वेलिंग्स थे। प्लस बुर्ज होम में कश्मीर में एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली, वो क्या, मैन और डॉग इकट्ठे बरिड है, तो ये बुर्ज होम में था। इसके बाद है दाऊजली हादिंग, नाम देखेंगे समझ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट का नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली की एक साइट है। प्लस कोलदीवा के पास एक और जगह महागढ़ा, तो महागढ़ा से हमें क्या मिला, बारले। तो ये सब आपने याद रखना है। बुर्जहोम की बात कर चुके हैं, मेहरगढ़ में भी घर पाए गए हैं, लेकिन ये चलो छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दाऊजली हादिंग से हमें क्या मिला, एक पत्थर मिला खास किस्म का जिसको हम बोलते हैं जेडाइट। जेडाइट जो ऐसा माना जाता है कि वो चाइना से मंगाया गया होगा। अब जो लोकेशन है उसके पास चाइना ही पड़ता है, तो जेडाइट वहां से मंगाया गया। अब बरियल से हमें यह पता चलता है कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बुर्जहोम में क्या देखा था कश्मीर में कि मैन और डॉग साथ में बरिड है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, यहाँ से हमें क्या मिला था, वीट। तो मेहरगढ़ में हमने देखा कि डेड पर्सन किसके साथ बरिड है, बकरियों के साथ। तो ऐसा समझा जाता है कि प्रॉबेबली ये इसलिए रखा गया हो कि शायद आफ्टर लाइफ जो है उनको फूड की सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ बिलीव्स हैं उस टाइम के। नियोलिथिक टूल्स, पहली बात सेम ही, पिछले टूल्स चलते रहे। अब नियोलिथिक में हमने क्या करने लगे, पॉलिश करने लग गए टूल्स को, धीरे धीरे क्रिएटिविटी बढ़ गई हमारी, तो पॉलिश करने लगे और बड़े फाइन कटिंग एज वाले टूल्स बनाने लगे। अब ग्रेन है हमारे पास, तो ग्रेन को पीसने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो मॉर्टर्स और पेस्टल्स भी बनने लगे। अब क्या हर कुछ सब जगह एक ही टाइम पे चेंज हो गया था, तो क्या ऐसा हुआ कि अच्छा 12,000 साल पहले क्या हुआ, हर जगह मीजोलिथिक आ गई, नहीं। इसमें क्या है, रीजनल वेरिएशंस थी। कई जगह पे इंसान तब तक भी हंटिंग गैदरिंग ही कर रहा था, कई जगह पे इंसान ने क्या करा, चालाक था, सीजन के हिसाब से काम करा। जब एग्रीकल्चर सीजन है तब एग्रीकल्चर कर लिया, ऑफ सीजन है तो हंटिंग गैदरिंग कर ली। तो इस तरीके से हर कुछ सेम जगह जो है, मतलब सब जगह एक टाइम से मीजोलिथिक नहीं आ गई, रीजनल जो है वेरिएशंस थी। नेक्स्ट है कैलकोलिथिक, ये हमने आर पास्ट में नहीं पढ़ा था। अब देखो पत्थर हमने बंद कर दिया, अब हम मेटल यूज करने लगे, कैल्को यानी कि कॉपर, इस तरीके का दिखता है कॉपर। ये एक ट्रांजिशन कल्चर था, इसमें हम कंप्लीटली एग्रीकल्चर में भी नहीं शिफ्ट हुए थे और हमने हंटिंग भी नहीं छोड़ी थी, तो बीच वाला कल्चर था।
इसके बाद आएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां पे हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये वाला क्या है, बीच वाला कल्चर है। ये ज्यादातर हमें सेंट्रल इंडिया और डेक्कन के इलाकों में मिला। अलग अलग एरियाज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में ईरान कल्चर बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में जॉरवे कल्चर, बनास कल्चर कहाँ पे बोलते हैं ये आप खुद बताएंगे। बनास एक रिवर है पॉपुलर, तो वो देख के जो आपको आइडिया लग जाएगा। कॉपर उस टाइम पे खेतड़ी माइंस राजस्थान वहां पे काफी फेमस हुआ करता था, और ये कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। पहली अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी आई है, हड़प्पन। ये तो सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज था। यहाँ पे कॉपर तो यूज होता था, थोड़ा बहुत ब्रॉन्ज भी यूज होता था। प्रॉपरली ब्रॉन्ज कब यूज होने लगा, ब्रॉन्ज एज में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। प्लस इस टाइम पे हम एक खास किस्म की पोट्री बनाते थे। देखो ये जो पोट्री है ना अलग अलग टाइप्स की, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे कौन सी पोट्री हुआ करती थी। तो कैलकोलिथिक के टाइम पे ब्लैक ऑन रेड, यानी कि रेड बेस था, उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन एंड ऑल, तो ब्लैक ऑन रेड सिरेमिक हम यूज करते थे। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर और हंटिंग दोनों प्रेवलेंट थे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्टोन एज का सारा पोर्शन। आप जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी इन लेसन्स को रिकमेंड करो। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड आज के इस लेसन में हम करेंगे सेकेंड चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इन सभी लेसन्स को अनअकैडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो हमने खत्म की थी कैलकोलिथिक एज में। कैलकोलिथिक एज में क्या था, कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों यूज किए जाते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, ब्रॉन्ज हम प्रिडोमिनेंटली यूज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अर्ली, मैच्योर और लेट। हमारा फोकस सिर्फ मैच्योर की डेट याद करने पे होना चाहिए। 2600 से लेके 1900 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी मैच्योर, और ये इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इससे पहले जो अगर हम कैलकोलिथिक की बात करें तो वो कंप्लीटली अर्बन नहीं थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अगर आप एरिया देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एरिया में स्प्रेड थी, तो वेस्ट में सुतका गंडौर बलूचिस्तान से लेके आलमगीरपुर यूपी में है ईस्ट में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, दाइमाबाद महाराष्ट्र साउथ में। चारों के चारों एरियाज आपको याद करने हैं। मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कहीं पे है सुतका गंडौर बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर यूपी में यहाँ शो नहीं किया गया, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ में, और साउथ में दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, वो भी नहीं शो किया गया। मेनली यहाँ पे जो इंडस के लॉन्ग साइड्स है वो शो की गई है। आप देखेंगे यहाँ पे मोहनजोदारो है, ये एग्जैक्टली इंडस के ऊपर है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के ऊपर है, ये भी आपको याद करने दोनों चीजें। यहाँ पे है हमारे गुजरात का रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में भी 2 साइट्स है, कौन सी, धोलावीरा और सुरकोतका। सुरकोतका ऐसी साइट थी जहां पे हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं। तो ये हमारी मेन साइट्स होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट है कि हम इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जानते हैं। हड़प्पन इसलिए क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई। कब डिस्कवर हुई थी, 1921 में रावी के तट पर डीआर सानी के द्वारा। और मोहनजोदारो जो है, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, मोहनजोदारो इंडस के बैंक्स पे आरडी बैनर्जी के द्वारा अगले ही साल यानी कि 1922 में। ये तो हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। देखो इसकी जो इनिशियल वाली साइट्स हैं वो मेनली इंडस वैली में पाई गई थी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसकी मैक्सिमम साइट्स इंडस के लॉन्ग नहीं है, इसकी मैक्सिमम साइट्स घग्गर सरस्वती में है। तो ये कौन सा एरिया है, इंडस और गंगा के बीच वाला एरिया। तो इस तरीके से इंडस वैली जो नाम है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो साइट्स है वो तो घग्गर सरस्वती के बैंक्स पे है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, रिसेंटली इसकी एक नई साइट डिस्कवर हुई थी, राखीगढ़ी। शायद आपने न्यूज़ में भी इसके बारे में पढ़ा हो, इसकी अक्सर आता रहता है कि ये चीज़ फाइंड आउट की गई है वहाँ से वगैरह। तो राखीगढ़ी है हरियाणा में, बहुत बड़ी साइट है, और इसको किसने डिस्कवर किया है, रफीक मुगल ने। ओवरऑल इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी रेलेवेंस है कि अपने टाइम की सभ्यताओं से ये सभ्यता बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मेसोपोटामियन से भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। आई होप आपको पता होगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे थी, तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट।
देखो किसी भी सिविलाइजेशन, एंशियंट हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी आर पास्ट वाली जो हमारा कोर्स है, उसमें हमने पढ़ा था कि हम किस किस तरीकों से हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था या तो मनुस्क्रिप्ट्स उठा लो, इंस्क्रिप्शंस उठा लो। अब इंस्क्रिप्शन उठाने को तो तब फायदा है जब उस पर अगर कुछ लिखा गया है वो समझ लगे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जेम्स प्रिंसेप नाम के एक इंसान ने डिसिफर कर दी, तो हमें समझ लगा कि अशोक के टाइम पे क्या क्या था। हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है जो इंस्क्राइब की गई है इस तरीके के पत्थरों पे, ये हमें अभी तक समझ ही नहीं लगी है, क्योंकि ये देखो आप पिक्चर्स की फॉर्म में है। तो इस स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफिडॉन। और इसमें क्या होता है, एक लाइन में आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दूसरी लाइन में आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन अभी तक जो है ये डिसिफर नहीं की गई। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे सिटी प्लानिंग की। सिटीज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कई जगहों पे दो से ज्यादा भी हैं। फॉर एग्जाम्पल धोलावीरा में अगर आप देखेंगे 3 भाग हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। वेस्ट पे छोटा है पार्ट लेकिन ऊंचा है बड़ा, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिटाडल। ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे पार्ट बहुत बड़ा है लेकिन नीचे स्थित है, लोअर लेवल पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टाउन। तो ये 2 मेनली पार्ट्स हैं। दोनों के इर्द गिर्द दीवारें बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ये ब्रिक यानी कि ईंट की बनाई गई है। ये जो ईंट का साइज है ये भी ऑलमोस्ट सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बराबर सा है। लेंथ इज टू ब्रेड्थ इज टू हाइट ऑलमोस्ट हर जगह यूनिफॉर्म है। और ये जो ब्रिक्स हैं, अगर हमें दीवार स्ट्रांग बनाने तो हमने ब्रिक्स को क्या किया है, इंटरलॉक करके यूज किया गया है। इसके अलावा कुछ सिटीज में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में है ग्रेट बाथ। फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं कालीबंगा और लोथल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स की। हाउसेस जो हैं ये या तो 1 स्टोरी है या 2 स्टोरी हैं, बिल्कुल जैसे आज के घर होते हैं, कोर्टयार्ड है और उसके अराउंड पे रूम्स बने गए हैं, उसी तरीके के हाउसेस हैं। इसके अलावा अक्सर ज्यादातर हाउसेस में एक अलग से बेथिंग एरिया है और कईयों में वेल्स भी हैं ताकि वाटर की सप्लाई मिलती रहे आउटसाइडर्स को। इन हाउसेस के लिए मेनली हम ब्रिक्स को यूज करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज फॉर एग्जांपल गुजरात जो है काफी पथरीला इलाका है तो वहां पे हम स्टोन्स को यूज करते हैं। तो इस तरीके के कुछ लोकल वेरिएशंस हैं। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है, आप बाहर से डायरेक्टली हाउस के इनसाइड के रूम को आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रीट्स की। स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है ताकि जो है प्रॉपर एक ग्रिड पैटर्न फॉर्म हो जाए। इवन जो स्ट्रीट्स की विड्थ है वो भी एक प्रॉपर रेशियो में है। नेक्स्ट है ड्रेन्स। ड्रेन्स अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस में ले की गई हैं। ड्रेन्स बर्न्ट ब्रिक्स से बनी है। इसके अलावा थोड़े थोड़े टाइम के बाद हर ड्रेन में एक इंस्पेक्शन होल है ताकि हम क्लीनिंग कर सकें। ड्रेन्स की थोड़ी सी एक जेंटल स्लोप है ताकि मटेरियल इजीली ड्रेन ऑफ हो सके। अमेजिंग बात यह है कि जो ड्रेन हाउसेस में है वो कनेक्ट की गई है प्रॉपरली स्ट्रीट्स के साथ। यहाँ से शो होता है कि शायद घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स एक ही टाइम पे प्लान किए गए हों और एक ही टाइम पे बनाए गए हों। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ये एक स्पेशल बिल्डिंग है, ये इसकी पिक्चर है। तो ग्रेट बाथ ऐसा सोचा जाता है कि एक अलग से अब बाथ लेने के लिए ऐसा एक चेंबर बनाया तो प्रॉबेबली कोई रिचुअल बेथिंग के लिए होगा। तो इसमें क्या है, 2 साइड से नीचे स्टेप्स उतरती हैं, यहाँ पे नीचे ब्रिक्स हैं जिनको प्लास्टर किया गया है वाटर टाइट बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें पानी शायद किसी वेल वगैरह से लाया जाता है और बाद में उसको ड्रेन किया जाता है। हर तरफ जो है रूम्स बने हुए हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्राफ्ट डेवलपमेंट पे। क्राफ्ट्स के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है काफ़ी नोन है। इसमें टेराकोटा टॉयज हुआ करते थे, बीड्स यानी कि जो मोती टाइप पिरोए जाते हैं, बीड्स हो गए, वेट्स हो गए, ब्लेड। वेट्स देखो, अगर आपको ट्रेड करना है अगर आपको, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड वेट्स तो चाहिए ताकि आप माप तोल कर सको सामान का। तो वेट्स बनते थे अक्सर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोन के साथ जिसको हम बोलते थे चर्ट। चर्ट जो पत्थर है इसको सिंध से मंगाया जाता था। और जो वेट्स हैं वो भी प्रॉपर एक सीरीज में हुआ करते थे। 160 तक जो सीरीज है वो इस तरीके से चला करती थी, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। 160 के बाद 16 के मल्टीपल्स में चला करती थी। तो ये तो हो गया वेट्स का। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड और सिल्वर भी पाए जाते थे। कपड़े की एम्ब्रॉयडरी करना भी जानते थे, यह हमें हेड प्रीस्ट के स्कल्पचर से पता चलता है। अगर आप हेड प्रीस्ट का स्कल्पचर देखेंगे तो उन्होंने जो ऊपर कपड़ा ओढ़ा हुआ है उस पर प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। नेक्स्ट है सील्स। ट्रेड के लिए भी सील्स काफी यूज हुआ करती थी और किसी मतलब और पर्पस के लिए भी सील्स जो है काफी यूज हुआ करती थी।
सील्स अक्सर बनाई जाती थी एक सेपरेट सॉफ्ट पत्थर से जिसको हम बोलते हैं स्टीयरटाइट। सील्स है क्या? रेक्टेंगुलर से पत्थर है जिसके ऊपर अक्सर एक एनिमल कार्व किया जाता है। मैक्सिमम जो एनिमल पाया गया है वो है यूनिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं हम्पलेस बुल। काओ जो है वो रिप्रेजेंट नहीं की गई। कई टाइम्स पे सेमी ह्यूमन फिगरीन्स यानी कि हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल वो भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब सील और सीलिंग में क्या फर्क है? सील तो हो गया एक रेक्टेंगुलर सा पत्थर है जो कि किसका बना है? सॉफ्ट स्टोन का। सीलिंग क्या है? उस सील के ऊपर आप क्या इंप्रेशन डालते हैं वो सीलिंग है। तो ये हो गया सील और सीलिंग के बारे में। नेक्स्ट है एक सेपरेट मटेरियल है जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते थे। ये भी हमारी क्राफ्ट डेवलपमेंट में आता है कि क्या है? फेन्स। फेन्स एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाने वाला मटेरियल है, एक गम की तरीके का है जिससे हम सैंड को इकट्ठे मिला के उसको जोड़ के एक आकार दे सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन जाए। वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो फेन्स गम होने की वजह से एक शाइनी और ग्लासी सा सरफेस होगा उसका। तो इसको हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए फेन्स को यूज़ करते थे। ये है टेराकोटा टॉयज जिसका मेंशन किया था, और ये हड़प्पन पॉटरी है। रेड है, इसके ऊपर ब्लैक डिजाइन्स हैं, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पीपल। इस टाइम पे जो इकोनॉमी थी प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। आपको याद होगा जब हमने कैलकुलेथिक पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि वो क्या है? एक ट्रांजिशन कल्चर है जिसमें हंटिंग भी पुरानी यूज हो रही थी और धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर पे भी शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन हड़प्पन में क्या है? कंप्लीटली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। शायद ये एक क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ सिटाडल लोअर टाउन, ठीक है, कि एक सिटाडल बना हुआ है ऊंची जगह पे, एक लोअर टाउन बना हुआ है नीची जगह पे। जो लोअर टाउन है वहाँ पे अक्सर एक रूम वाले घर पाए जाते हैं, लेकिन सिटाडल पे ऐसा नहीं है। इस चीज़ों को देख के हम कहते हैं कि हाँ, पैसों के लेवल पे डिविजन थी, क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, कास्ट नहीं थी, वर्ण सिस्टम नहीं था, लेकिन शायद क्लास के बेस पे एक सोसाइटी बनती हुई थी। वर्शिप अगर आप देखेंगे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिंगा, योनि, इस तरीके के, या फिर नेचर वर्शिप जैसे कि ट्रीज की वर्शिप कर ली, एनिमल्स की वर्शिप कर ली, इस तरीके से बरियल प्रैक्टिस किया जाता था और वो भी अलग अलग तरीकों से। पॉट मेकिंग जिसकी हमने पहले बात की थी, रेड पॉटरी ब्लैक डिजाइन। पॉटरी का देखो आप पेज बना लेना, कभी कभी क्या होता है कि आपको सीक्वेंस में लिखनी आ जाती है कि ये अलग अलग पॉटरी है, आपने बताना है कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने बेसिकली उन पॉटरी स्टाइल्स को प्लेस करना है। इससे पहले हमने कैलकुलेथिक में पढ़ी थी ब्लैक ऑन रेड सिरामिक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेड पॉटरी ब्लैक डिजाइन्स। मेनली ये पॉटरी जो है वो व्हील से बनती थी। आपको याद होगा हमने व्हील मेड पॉटरी की सबसे पहली बार कब बात की थी? नियोलिथिक एज में, जब हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन प्रॉपर तरीके से हो गई थी, ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस आ गई थी जिसको हम स्टोर करने लग पड़े थे। तो स्टोर करने के लिए हमने पॉट यूज करा जो कि हैंडमेड भी था और व्हील मेड भी था। यहाँ पे पॉट मेनली व्हील मेड था। प्लस ये यूटिलिटेरियन पोट्री हुआ करती थी, यानी कि दिन प्रतिदिन में यूज आने वाली पोट्री हुआ करती थी। पेंटिंग में सिर्फ पोट्री पे होती थी, वॉल्स पे नहीं की जाती थी। स्कल्पचर काफी पाए गए हैं, जैसे एक तो हेड प्रीस्ट का जिसकी हमने अभी बात की है, प्लस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पाया गया? मोहनजोदारो से। ये इमेज है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया, इन लेसन्स को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। तो आप इन सभी लेसन्स को अनअकैडमी की इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेसन खत्म करा था क्राफ्ट डेवलपमेंट पे। उसमें देखो, क्राफ्ट डेवलपमेंट अगर करनी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स चाहिए। इनमें से कुछ मटेरियल्स लोकली अवेलेबल थे, कुछ हमने बाहर से सोर्स करे। तो कौन से मटेरियल्स है और कहाँ से मंगवाए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं रेड कार्नीलियन बीड्स, मेनली गुजरात से और सिंध से। गुजरात में मेनली सौराष्ट्र वाले एरिया से। सिंध अगर याद होगा तो सिंध से हमने एक पत्थर भी पढ़ा था, पत्थर का नाम क्या था? चर्ट, CHERT, जो हमने किस चीज के लिए यूज करा था? वेट्स बनाने के लिए। तो वो भी सिंध से था। तो ये हो गया रेड कार्नीलियन बीड्स के बारे में। लैपिस लाजुली एक बहुत प्रीशियस पत्थर हुआ करता था जो कि अफगानिस्तान और कश्मीर से मंगाया जाता था। जेड सेंट्रल एशिया और ईरान से।
जेड के जैसा हमने एक और पत्थर पहले भी पढ़ा हुआ है जिसका नाम क्या था, जेडाइट। तो जेडाइट हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने एक नियोलिथिक साइट के बारे में डिस्कस किया था। हमने बात करी थी कि एक नियोलिथिक साइट दाउजंग हादिंग कहाँ पे हुआ करती थी, ब्रह्मपुत्र वैली में। वहां पे हमने बोला था कि वहां पे जेडाइट पत्थर पाया गया और हमने बोला था कि शायद ये पत्थर चाइना से मंगाया जाता हो। तो वो था जेडाइट, ये है जेड जो कि सेंट्रल एशिया और ईरान से मंगाया जाता था। कुछ साइट्स आपको याद करनी इजी होंगी क्योंकि आज भी वो इन मटेरियल्स के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आज भी कर्नाटक में डोमिनेंट है, कॉपर खेतड़ी माइंस राजस्थान, इसके अलावा टिन और सिल्वर अफगानिस्तान, लेड राजस्थान, यानी कि कॉपर और लेड दोनों राजस्थान, फिर एमिथिस्ट महाराष्ट्र से। तो ये सारे मटेरियल्स है, ये बेसिकली रट्टाफिकेशन है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको शायद याद रहेंगे जिस तरीके से मैंने बोले, अदरवाइज जो बाकी बचते हैं वो आपने रट्टे मारने हैं। नेक्स्ट है ट्रेड, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ करता था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी हम ट्रेड करते थे। ये हमने बेसिकली मेकआउट कैसे किया है, मेसोपोटामियन में हड़प्पन की कुछ सील्स पाई गई हैं इस तरीके से। तो मेसोपोटामियन के साथ तो ट्रेड लिंक था। इसके अलावा हमने ट्रेड में कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन करे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलुहा का मेंशन दिया जाता है, मेलुहा इंडस रीजन में आता है। फिर मकान का मेंशन दिया जाता है, मकान आज का मकरान कोस्ट है। तो आपने वर्ड मैप पे चेक करके बताना है कि मकरान कोस्ट आज कहाँ पे लोकेटेड है। दिलमन की बात की जाती है, दिलमन आज के बहरेन को रेफर करता है जो कि वेस्ट एशिया में आता है। तो ये तीनों जो डेस्टिनेशंस है ये मेंशन्ड है। इसके अलावा ट्रेड करना है, एक तो हमें वेट्स की ज़रूरत है जिसके लिए हमने चर्ट वाला पत्थर ऑलरेडी कर लिया। इसके अलावा हमें ट्रैवल यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेनली बुलक कार्ट्स के थ्रू किया जाता था जिसको हम इक्का भी बोलते थे, EKKA, इक्का कहते थे। इसके अलावा बोट्स के थ्रू किया जाता था। ये हमें कैसे पता चलता है, सील्स जो है उन पे बोट्स की डिपिक्शंस देखी गई है इस तरीके से। एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो भी ट्रेड होता था। यहां से क्या पता चलता है कि एग्रीकल्चर सरप्लस में बच जाता होगा प्रोड्यूस, इसीलिए ट्रेड होता था। नेक्स्ट है जो हमारा रिलीजियस बिलीफ्स है उस टाइम पे मैक्सिमम कवर हो चुके हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिंगा, योनि, ये वर्शिप किए जाते थे। ट्रीज की वर्शिप की जाती थी, फॉर एग्जाम्पल पीपल। एनिमल्स की भी वर्शिप की जाती थी। मदर गॉडेस को वर्शिप किया गया है और एक मेल डीटी जिसको ऐसे बोला जाता है कि शिव का पुराना रूप है, तो उनको भी वर्शिप किया गया है। बरियल, कई जगह पे क्रिमेशन भी पाई गई है यानी कि जलाना। इसके अलावा आफ्टर लाइफ में बिलीफ है, यानी कि डेथ के बाद भी लाइफ है, उसमें बिलीव किया जाता था। बरियल जो है वो किस तरीके से होता था, बॉडी लाइंग ऑन बैक और सिर नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट, हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पन टाइम पे जो पीपल रहते थे उनकी सिविक सेंस यानी कि स्वच्छ रहने की सेंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। मेनली जो पिछले पॉइंट्स हैं उनमें से ही हमने निकाला है। काफ़ी घरों में बाथरूम्स हुआ करते थे, जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थी और इसके अलावा टाइम टू टाइम ड्रेन्स की सफाई की जाती थी क्योंकि इंस्पेक्शन जोन्स हुआ करते थे टाइम टू टाइम। इसके अलावा स्ट्रीट्स पे ऐसा नहीं कि स्ट्रीट्स के बीचों बीच घर एक्सटेंड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर एक ग्रिड पैटर्न था। स्ट्रीट्स पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम फोकस करते हैं स्वच्छता के ऊपर, तो आप इस आइडिया को यूज कर सकते हैं अपने किसी एस्से में या आंसर राइटिंग में कि स्वच्छता इंडिया के लिए कुछ न्यू चीज नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल है वो भी इसको काफी अच्छे से जानते थे या अवेयर थे स्वच्छता से। नेक्स्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रन ऑफ कच्छ में कौन सी साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, मैप पे मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। एक है सुरकोतका जहाँ से हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं और दूसरा है ढोलावीरा। ढोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ढोलावीरा में जो सिटी है वो 2 पार्ट्स में ना डिवाइड होकर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या है, कौन सी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और हर साइट से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है। अब ये दो मतलब हमारी स्लाइड्स पे एक्सटेंड होती है और इनको याद करना कभी टफ हो जाता है। तो आप याद किस तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई स्टोरी सी बना लो, स्टोरी वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे एक ही साइड पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, या फिर क्या करो कॉमन चीज़ें निकाल लो। तो पहले हम कॉमन चीज़ों पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस का हस्क, जो राइस के बाद बचता है, तो जो राइस हस्क है ये 2 जगह पे पाया गया है, लोथल में और रंगपुर में। रंगपुर कहाँ पे, अहमदाबाद के पास। इसको कैसे याद कर सकते हो, राइस को क्या चाहिए, पानी। लोथल में क्या था, डॉकयार्ड, तो पानी हो गया। तो लोथल में राइस हस्क और रंगपुर में राइस हस्क, पहली चीज। दूसरा, टेराकोटा का प्लो मॉडल, ये हमें कहाँ से मिला है, मोहेंजोदारो से, और दूसरा हमें मिला है बनवाली से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो फायर अल्टर्स, हाँ फायर अल्टर्स हमें कहाँ से मिले,
एक तो हमें फायर अल्टर वहां से मिला है जहाँ पे पानी था, तो फायर पानी इकट्ठे, तो फायर अल्टर लोथल में। इसके अलावा फायर हमें मिला है राजस्थान की गर्मी में। राजस्थान में क्या कौन सी साइड थी? कालीबंगा, तो यहाँ पे हमें फायर अल्टर मिला है। तीसरा हमें फायर देखो बनवाली में मिला है। बनवाली बैन था फायर पे, लेकिन फिर भी फायर अल्टर्स बनाए गए। तो इस तरीके से आप कुछ भी, या आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टोरी वाला थोड़ा देख लो। मोहनजोदारो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब मोहनजोदारो जो है वहां पे आप ग्रेट बाथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिक्चर भी देख चुके हैं। ग्रेट बाथ क्यों थी? रिचुअल बेथिंग के लिए, किसी खास ओकेजन पे रिचुअल्स के थ्रू रिचुअल बेथिंग के लिए। अब रिचुअल्स है, कौन कंडक्ट करवाएगा? प्रीस्ट कंडक्ट करवाएगा। प्रीस्ट को हमने बदले में क्या दिया? एक कॉटन क्लॉथ दे दिया। प्रीस्ट ने कॉटन क्लॉथ किसको पकड़ा दिया? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को पकड़ा दिया। और ये सारी सेरेमनी किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? पशुपति भगवान के। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरप्पा। हरप्पा इसीलिए इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि ये एक इकलौती साइट है जिसका मेंशन ऋग्वेद में भी है। इसमें क्या क्या चीजें पाई गई हैं? अब रट्टा खत्म है, अब सारे याद ही करना है। तो हरप्पा में एक ग्रेट ग्रैनरी पाई गई है, साथ ही साथ अब ग्रैनरी ग्रेन्स हैं, तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पाए गए हैं। ये शायद इसलिए हो ताकि इन पे ग्रेन्स की थ्रेशिंग की जा सके, जहाँ से वो ग्रेन्स निकाल नहीं देते हम मार मार के किसी एक पर्टिकुलर ग्रेन बेयरिंग ग्रास को। नेक्स्ट है लोअर टाउन में 1 रूम ड्वेलिंग्स पाई गई हैं। फिर 2 स्कल्पचर टाइप्स पाई गए हैं, रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो। इसके अलावा एक मदर गॉडेस की सीलिंग पाई गई है विद प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वूम। मोहनजोदारो लार्जली कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है ढोलावीरा, 3 पार्ट डिवीजन, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ढोलावीरा इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक रेडियल पैटर्न था, यानी कि सिटी की मैक्सिमम रोड्स एक पर्टिकुलर जगह पे, एक गोल जगह पे आके एंड होती हैं, रादर देन कि इस तरीके से स्ट्रीट्स हैं। इस तरीके से नहीं है, सेंटर में एक सेंट्रल लोकेशन है और अलग अलग जगह से जो है रोड्स आ रही है, तो ये हो गया रेडियल पैटर्न। धोलावीरा इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने हरप्पन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी बॉस्ट्रोफिडॉन, वो जो है उसके लार्जेस्ट साइंस यहाँ पे मिले, मतलब एक बहुत बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें मैक्सिमम साइंस ड्रॉ किए गए हैं, तो ये ढोलावीरा से मिली है। लोथल पानी में हमने डबल बरियल पाया है, तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी सब कवर्ड है। रंगपुर कवर कर लिया। चांद उतारो, चांद पे हमने मोती पिरो दिए। बीड मेकिंग, चांद उतारो बीड मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री साइट थी। बनवाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्री हरप्पन की साइट्स भी मिली हैं, हरप्पन की भी मिली है और पोस्ट हरप्पन की भी मिली है। टेराकोटा मॉडल हम कर चुके हैं, फायर आर्टस कर चुके हैं, और इवन बनवाली में कोई ग्रिड पैटर्न नहीं है। तो ढोलावीरा जो है वहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं था, वहाँ पे रेडियल था, और बनवाली में भी ग्रिड पैटर्न नहीं है। सुरकोतका कवर कर चुके हैं, रन ऑफ कच्छ में आता है, यहाँ पे हॉर्स रिमेन्स पाई गई है। रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। रोपड़ में क्या है, रोपड़ में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की चीज़ें पाई गई हैं। हरप्पन से शुरू होते होते गुप्ता पीरियड तक जो है यहाँ पे रोपड़ में जो है पाया गया इनके साइंस। नेक्स्ट रोपड़ में पाया गया डॉग और ह्यूमन का बरियल। आपको याद होगा एक बार पहले भी हम डॉग ह्यूमन बरियल डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने कहाँ पे किया था? बुर्ज होम में, जो कि एक नियोलिथिक साइट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? कश्मीर में। तो डॉग ह्यूमन बरियल हमने वहाँ पे करा था। इसके अलावा हमने एक और बरियल किया था, मैन का बरियल, किसके साथ? गोट्स के साथ, बकरियों के साथ। ये कहाँ पे किया था? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा में हमें एक प्लॉट फील्ड मिली है, और मेहरगढ़ से हमें एक कॉटन क्लॉथ मिला है। तो ये मेनली हो गई। इसके बाद है पशुपति सील, जिसकी वर्शिप की जाती थी। तो पिक्चर देख लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। पशुपति जो है बहुत ऊंचे थ्रोन पे नहीं बैठे, लो सा थ्रोन है। इसके बाद इनके 2 हॉर्न्स दिखाए गए हैं, 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं। कौन से? एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस और बफलो। और नीचे जो है 2 एंटीलोप्स बनाए गए हैं। तो ये हो गया पशुपति सील के बारे में। नेक्स्ट है इतनी बड़ी सिविलाइजेशन की, इतनी फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन की, जिसके पास एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ करता था, उसका डिक्लाइन कैसे हो गया? अब देखो, इसके अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग रीजंस दिए हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ने बोला कि एनवायरमेंटल कुछ डिग्रेडेशन हो गई होगी, ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ करने लग गए, रिवर्स ड्राई हो गई, इस तरीके के रीजंस। व्हीलर ने बोला कि आर्यंस आ गए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने बंदे थे वो मार दिए। तो ये 2 मेन कारण बताए जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का कोई एक कारण तो हो नहीं सकता डिक्लाइन का। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारण होंगे। हो सकता है कहीं पे रिवर के ड्राई होने का इफेक्ट पड़ा हो, कहीं पे कुछ और इफेक्ट पड़ा हो, इस तरीके से।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम से नहीं डिक्लाइन हो सकती, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई है। तो ये कुछ डिक्लाइन के रिलेटेड थ्योरीज और बातें हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पन के बाद कौन सी पोट्री टाइप्स फेमस हुए। अब तक 2 पोट्री टाइप्स कर चुके हैं। कैल्कोलिथिक में हमने करा था ब्लैक ऑन रेड सिरामिक, और हड़प्पन की पोट्री की तो पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको, वो कौन सी थी, रेड पोट्री, उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन्स। अब आते हैं हड़प्पन टाइम के बाद कौन सी पोट्री फ्लरिश हुई। ऑर्डर वाइज दिए गए। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पोट्री टाइप्स आ जाती है और आपको क्रोनोलॉजी में डालने हैं उनको, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पन के पहले बाद आई ओचरे कलर्ड पोट्री, ये मेच्योर हड़प्पन के टाइम पे आई। इसमें क्या था, ब्राइट रेड पेंटेड इन ब्लैक, मेनली अपर गंगेटिक प्लेन्स में पाई गई है और मेच्योर हड़प्पन के टाइम पे। ओसीपी के बाद आई पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर। तो पेंटेड ग्रेवेयर ये कब पाया गया, लेटर वैदिक एज में। इसके बारे में जब हम वैदिक वाला चैप्टर करेंगे तब इसकी पिक्चर देखेंगे। लास्ट में आया नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ये कब आया, ये महाजनपदास के टाइम पे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, एक सेपरेट पेज पे लिख लेना। ओचरी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना खत्म करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी आपके डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन लेसन्स को अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अर्ली वैदिक एरा, जिसमें क्या कंपोज किया गया था, ऋग्वेद। तो आप इन सभी लेसन्स को अनअकैडमी की इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वैदिक एरा पूरा का पूरा स्टार्ट होता है 1500 से और खत्म होता है 600 BC पे। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ऋग्वैदिक, जो कि 1500 से लेके 1000 तक चलता है। उसके बाद 1000 से 600 तक लेटर वैदिक है, जिसमें बाकी 3 वेद लिखे गए थे। टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद पहला 1500 से 1000 तक, बाकी तीनों 1000 से 600 तक। वेद का मतलब है नॉलेज। जो ओवरऑल वैदिक टेक्स्ट्स हैं 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है, ये श्रुतियां जो है ये भगवान ने बताई और इंसान ने सुनी, तो ये रिवील्ड है, डिवाइन फॉर्म ने बताई है। लेकिन स्मृति क्या है, ये इंसान की खुद की रचना है, भगवान ने नहीं बताई। ये अक्सर हमारे ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से रहना है, ऐसा नहीं रहना। तो ये हो गया स्मृतिस, ये मेमोरी पे बेस्ड है, हमारे ट्रेडिशंस पे बेस्ड है। लेकिन श्रुतिस क्या है, सुनने पे बेस्ड है, भगवान ने बताया, हमने सुना। श्रुतिस और स्मृतिस में क्या क्या आते हैं वो हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं वेदों का। ऋग्वेद में क्या है, हिम्स लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, जिसमें क्या है, ये मंत्र डिवाइन ओरिजिन के हैं। वैसे बोला जाता है कि इनमें से ज्यादातर मंत्र जो हैं वो मेन ने कंपोज किए हैं, आदमियों ने कंपोज किए हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो कि वुमेन ने कंपोज किए हैं। ओवरऑल हर वेद का अपना एक प्रीस्ट है, अथर्ववेद को छोड़ के। ऋग्वेद के प्रीस्ट का नाम क्या है, होत्री। नेक्स्ट है सामवेद। जो ऋग्वेद में हिम्स लिखी गई हैं उनको गाना कैसे है ये सामवेद में बताया गया। तो सामवेद मेनली म्यूजिक के साथ कंसर्न्ड है। और प्रीस्ट का नाम क्या है, उद्गात्री, गाता था तो गात्री। यजुर्वेद, इसमें बताया गया कि सैक्रिफाइसेस कैसे करने हैं, अग्नि में आहुति वगैरह कैसे डालने हैं, क्या क्या डालना है, ये सब। तो ये क्या है, इसके प्रीस्ट कौन है, अध्वर्यु। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद आर्यन्स की रचना नहीं है, ये एक नॉन आर्यन वेद है और इसलिए इसका कोई प्रीस्ट नहीं है। प्लस अथर्ववेद में मेनली क्या है, जादू टोने, मैजिकल स्पेल्स वगैरह। ऋग्वेद को डिटेल में समझते हैं। ऋग्वैदिक एरा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऋग्वेद पूरे का पूरा 10 मंडलों में बंटा है। सेकंड से लेके 7th तक जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं और इनको हम फैमिली बुक्स बोलते हैं। 9th मंडल एक्सक्लूसिवली सोम भगवान के लिए बनाया गया है। सोम एक प्लांट हुआ करता था जिससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस होती थी, तो ये मंडल स्पेसिफिकली सोम भगवान के लिए है। 10th मंडल में उसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पुरुषुक्ता हिम। ये जो हिम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले वर्णों का मेंशन इसमें किया गया था कि 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सबसे पहले पुरुषुक्ता हिम में मेंशन किया गया था, जो कि ऋग्वेद की लास्ट मंडल में मेंशन्ड है। ऋग्वेद में इसके अलावा हड़प्पा का तो मेंशन है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस ऋग्वेद में 10 राजन्स की लड़ाइयों का भी मेंशन है। ये जो 10 राजन्स की लड़ाई हुई थी ये रावी के बैंक्स पे हुई थी। रावी को ऋग्वेद में पुरुषनी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 राजन्स का जो बैटल है, एक जगह तो 10 ट्राइब्स हुआ करती थी और दूसरी जगह सुदास थे जो कि भरत ट्राइब के राजा थे। ये वही ट्राइब है जिससे लेटर ऑन भारत ने अपना नाम डिराइव किया। प्लस ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंडल भी है।
अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भगवत गीता जो है वो किस एपिक के अंडर आती है, रामायण या महाभारत? तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मीनवाइल गायत्री मंडल जो है वो ऋग्वेद का पार्ट है। ऋग्वेद में 3 भगवान इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अग्नि यानी कि फायर, इंद्र यानी कि लड़ाई के देवता, सोम एक प्लांट हुए करते थे उनके देवता। नेक्स्ट, इनमें ऋग्वेद में क्या है, मैक्सिमम हिम्स जो हैं वो कौन कंपोज करते थे, मेन। कुछ जो है वुमेन ने कंपोज की। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया। यूजुअली जो हम स्कूल्स में संस्कृत पढ़ते हैं ये वो संस्कृत नहीं थी, ये वैदिक संस्कृत थी। सामवेद में मैक्सिमम हिम्स जिनके गाने के बारे में बताया गया है वो ऋग्वेद से ली गई हैं, कुछ और भी हैं। यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स इनकी बात की गई है और यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब ये तो हो गया वेदों के बारे में। क्या वैदिक लिटरेचर में सिर्फ वेद है? नहीं, वेदों के अलावा 3 और चीजें हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, बाऊ, बाऊजी। तो बाऊ BAU हमें क्या बताएंगे वेदों के बारे में। तो B फॉर ब्राह्मण, A फॉर अरण्यक, U फॉर उपनिषद, इसी ऑर्डर में है। वेदों के बाद आए ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या थे? वेदों को समझने के लिए उनके मंत्रों की बेसिकली व्याख्या है इसमें ब्राह्मण्स में। फॉर एग्जाम्पल शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट, ये यजुर्वेद का पार्ट है। नेक्स्ट है अरण्यक्स, जहाँ पे ब्राह्मण्स खत्म होते हैं वहाँ से अरण्यक्स स्टार्ट होते हैं। ये बेसिकली फॉरेस्ट्स में जाके कंपोज की गई थी किताबें उन लोगों के द्वारा जो कि संन्यास वगैरह छोड़ के फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया अरण्यक्स। नेक्स्ट है उपनिषद्स। उपनिषद में मेनली फिलोसफिकल बातें की गई है, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, इनमें उपनिषद का ज़्यादा मानना नहीं है, ये ज़्यादातर फिलोसफी की बात करते हैं। लेटर ऑन जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी अपना थॉट उपनिषद से ही उठाया था। इसके अलावा जो उपनिषद हैं इनको हम वेदों का अंत भी बोलते हैं, वेदांत, ठीक है। और लेटर ऑन जो वेदांता वाली फिलॉसफी है वो भी उपनिषद के थॉट प्रोसेस से निकली है। उपनिषद बात करता है ज्ञान मार्ग का, ना कि रिचुअल्स का। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108 हैं। इंपॉर्टेंट वाले दिए गए हैं। चंडोग्य उपनिषद बिलोंग करता है सामवेद को, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद को। मुंडक उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने अपना फ्रेज लिया है सत्यमेव जयते। तो अब हम बात करते हैं श्रुतिस की, जो हमने पहले की थी कि ये श्रुतिस क्या हुआ करती थी, जो भगवान ने बताई और हमने सुनी। तो श्रुतिस में क्या क्या आता है, 4 वेद आते हैं, इसके अलावा ये 3 चीजें आती है, ब्राह्मण, अरण्यक्स और उपनिषद। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्मृतिस की। स्मृतिस में 2 चीजें आएंगी, एक वेदांग और एक उपवेद। तो पहले वेदांग पे चलते हैं। वेदांग 6 हैं, इससे हमें वेदों को समझने में और आसानी हो जाती है। शिक्षा वेदांग का नाम है, जिसमें हम फोनेटिक्स की बात करते हैं। फोनेटिक्स यानी कि कोई भी अक्षर किस तरीके से, उसमें साउंड्स किस तरीके के निकलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। निरुक्त, निरुक्त यानी कि एटिमोलॉजी, किसी शब्द का वर्ड रूट कहाँ से निकला है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्टोन एज स्टार्ट की थी हमने बात की थी पेलियोलिथिक की। तो पेलियो हमने बोला था पुराना, लिथिक यानी कि स्टोन। तो लिथिक एक वर्ड की रूट है, ठीक है, जो हमने कहाँ से देखी, ग्रीक से निकली है। तो निरुक्त एटिमोलॉजी की बात करता है। व्याकरण तो पता ही है, ग्रामर की। षंड, षंड क्या होते हैं, आप पोएम्स पढ़ते होंगे तो पोएम्स में हर चीज राइमिंग फॉर्म में लिखी होती है ना, सिंग, रिंग, इस तरीके से। तो षंड उन चीजों की बात करते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं उनको हम। कल्प बात करता है रिचुअल्स की, ज्योतिष बात करता है एस्ट्रोनॉमी की। जो कल्प रिचुअल्स की बात करता है ये फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है, श्रोता सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रोता सूत्र उन रिचुअल्स की बात करता है जो हम पब्लिकली करते हैं, जैसे कि मान लो पब्लिकली, मान लो जैसे राजा वगैरह कुछ कर रहे हैं इस तरीके का। तो श्रोता सूत्र में क्या होगा, हवन कुंड किस शेप का बनाना है, उसमें सामग्री क्या डलेगी वगैरह। ग्रह सूत्र क्या है, जो डेली रिचुअल्स की बात करता है, जैसे कि नामकरण, फिर शादी, इस तरीके का। धर्म सूत्र क्या है, जिसमें सोसाइटी के कस्टम्स की बात की जाती है। तो ये 3 भाग हो गए कल्प सूत्र के। उपवेद ये भी स्मृतिज ही हैं, हर वेद का अपना एक उपवेद है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ वो कंसर्न्ड है। ये तो सारा रट्टा ही आपने खुद से करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अर्ली वैदिक में नहीं आती, बट क्योंकि हम वैदिक लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी उसी में आ गया। धर्मशास्त्र लेटर वैदिक टाइम की है, इसमें भी बेसिकली स्मृतिज हैं। और देखो हम चाहते हैं कि लोग अपने ट्रेडिशंस को ध्यान में रखें कि ये चीज़ करनी, ये चीज़ नहीं करनी। तो धर्मशास्त्रों को श्लोक की फॉर्म में लिखा गया है ताकि इनको याद करना ईजी हो। अब आते हैं हम ऋग्वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी पे।
इसमें आता है काबुल वेस्ट में से लेके रिवर गंगा ईस्ट में, यानी कि मेनली इंडस के आसपास वाला और सरस्वती के आसपास वाला एरिया। गंगा यमुना तक एक्सपेंशन तो है, लेकिन गंगा और यमुना का मेंशन सिर्फ एक ही बार है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी ये रिवर्स उस टाइम पे। सरस्वती जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे राजा की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, असेंबली सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट था। 3 तरीके की असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। शुरुआत में सिर्फ विदत थी, बाद में विदत सभा और समिति में टूट गई, तो विदत सबसे ओल्डेस्ट असेंबली थी। इसके अलावा सभा एक बहुत ही छोटी बॉडी है, समिति में ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, तो समिति एक कॉमन लोगों की बॉडी है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजा की इतनी पावर नहीं है, राजा के पास कोई रेगुलर टैक्स नहीं आता है, कोई अपनी मर्जी से अगर वॉलंटरी कोई ट्रिब्यूट दे जाए, जिसको हम बलि बोलते थे, वो तो चलो हो गया, लेकिन कोई रेगुलर टैक्स नहीं था और ना ही कोई रेगुलर आर्मी थी। ये एरिया है अर्ली वैदिक का। नेक्स्ट, सोशल रिलीजियस लाइफ में वर्ण सिस्टम था, लेकिन ये वर्ण सिस्टम जो है ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, यानी कि अगर आप लड़ रहे हैं तो आप अपने आप क्षत्रिय बन जाएंगे, अगर आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने आप वैश्य बन गए, यानी कि ऑक्यूपेशन से वर्ण डिसाइड होता था। प्लस विडो रीमैरिज हो सकती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, वुमेन असेंबलीज में पार्ट ले सकती थी, डॉटर्स प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थी, लेकिन अगर कोई सन नहीं है तो। बट फिर भी ओवरऑल सोसाइटी क्या थी, पेट्रियार्कल, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सुर और सोम, ये दोनों की दोनों अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, लेकिन सोम जो है इसको पीना अलाउड है, ये सैक्रिफाइस में पिया जाता था और प्रीस्ट इसको अलाउ करते थे। जो सुर है इसको पीना अलाउड नहीं था। गैम्बलिंग किया करते थे लोग, चैरियट रेसिंग भी करते थे। इंद्र और वरुण मेन भगवान थे। इंद्र को हम सिटीज का भगवान भी बोलते थे और किलों को तोड़ने वाला भगवान भी बोलते थे। इंद्र का दूसरा नाम था पुरंदर, और सबसे ज्यादा अगर ऋग्वेद में किसी भगवान का मेंशन है तो वो इंद्र का है। वरुण कौन थे, एथिक्स के भगवान, GS4 के भगवान। तो एथिक्स को अपहोल्ड करने वाले कौन से भगवान थे, वरुण। अग्नि की भी वर्शिप की जाती थी। अग्नि को क्या समझा जाता था कि इंसान और मैन, भगवान के बीच में अग्नि कनेक्ट करेगी, तो हम जो है अग्नि में आहुति भी इसी वजह से डालते हैं ताकि जो है मैन का जो भी मैसेज है वो भगवान तक चला जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमी में अगर आप देखें कंप्लीटली एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं थी। हड़प्पन इकोनॉमी कैसी थी, अग्रेरियन। यहाँ पे इकोनॉमी कैसी, सेमी नोमैडिक। इसके अलावा काउस उनको बहुत ज्यादा सीक्रेट माना जाता था, प्लस हॉर्स भी नोन था। काऊ को मारते नहीं थे, और लेकिन काऊ के लिए वॉर बहुत हुआ करते थे, जिसको हम बोलते थे गविष्ती। डॉटर को हम बोलते थे धूत्री, जो कि काऊ को मिल्क करती है। हॉर्स इंपॉर्टेंट एनिमल था। बार्ले जो है उसको हम यवा के नाम से जानते थे। कॉइन्स वगैरह तो नहीं थे, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। एक मेटल भी इंपॉर्टेंट था, कॉपर, जिसको हम बोलते थे अयास। नेक्स्ट 4 टेबल करेंगे यहाँ पे फटाफट। आर्यंस कहाँ से आए, इस पे हर एक ने अपनी अपनी थ्योरी दिया है। रट्टाफिकेशन है, फॉर एग्जांपल तिलक ने बोला आर्टिक, बाल गंगाधर तिलक ने बोला आर्टिक रीजन से वगैरह, तो ये आपने यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट है, अलग अलग नदियों को ऋग्वेद में अलग अलग नाम से बताया गया है। इंडस को सिंधु लिखते हैं इस तरीके से। 2 नदियां के बारे में मैं आपको कुछ याद दिलवाना चाहती हूँ। रावी को हम बोलते हैं पुरुषनी। रावी कहाँ पे आई थी, जब हमने 10 राजन्स का बैटल पढ़ा था, वो रावी के तट पर हुआ था। ब्यास कब पढ़ी थी हमने, या अगर आपने NCERT वाला कोर्स करा है तो उसमें है ये। ब्यास में बेसिकली क्या है, अलेक्जेंडर लड़ाई करते करते इंडिया में कहाँ तक पहुंच गए थे, ब्यास तक। और ग्रीक लिटरेचर में ब्यास को कुछ और ही नाम से बताया गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। नेक्स्ट है, मैरिज किस तरीके की हुआ करती थी। 8 तरीके की शादियां थी, 4 को अप्रूव करते थे, 4 अच्छी नहीं समझी जाती थी। ओवरऑल अनुलोम क्या हुआ करता था, जब एक लड़का जो है वो ऊंचे वर्ण का है, लड़की नीचे वर्ण की है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। प्रतिलोम में उल्टा है, लड़की ऊंचे वर्ण की है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब 4 तरीके की मैरिजेस है। ब्रह्म, जिसमें प्रॉपर डोरी दी जाती थी, दहेज दिया जाता था। देव में क्या है, इसको आइडियल मैरिज समझा जाता था, जब आप एक प्रीस्ट को डॉटर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ फीस। अर्स विवाह, इसमें क्या था, डॉरी की जगह आप काओ और बुल का प्राइस पे कर देंगे। प्रजापत्य में कोई डॉरी नहीं थी। ये चारों जिसमें स्टार्स लगे हैं अप्रूव्ड है। गंधर्व यानी कि लव मैरिज। असुर यानी कि आप ब्राइड को खरीदते हैं फादर से। राक्षस यानी कि आप कैप्चर करके ले जाते हैं लड़की को। पैसाज, मान लो आपने कुछ ड्रिंक इस तरीके का कुछ पिला दिया एंड देन मैरिज कर लेते हैं, तो ये चारों नीचे वाली जो है ये अलाउड नहीं थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 3 जो हमने मेन भगवान पढ़े, इंद्र, वरुण और अग्नि। उनके अलावा भी काफी और भगवान थे, और वो किस किस चीज के भगवान थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना। लास्ट में एक मिसिंग है, शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अदिति नाम है उनका, सॉरी अदिति यहाँ पे दिया हुआ है।
हाँ जी, वो अदिति ही है। अदिति को हम मदर ऑफ सूर्या भी बोलते थे और अदिति को हम मदर ऑफ गॉड्स भी बोलते थे। तो लास्ट वाली रो में अदिति का मेंशन है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र डेडिकेटेड किसको है। ये तो पढ़ लिया कि ऋग्वेद में है, डेडिकेटेड है ये सन गॉड को, उनका नाम है सावित्री। प्लस आपको यहाँ पे एक और फोकस देना है, वो है पुशान। पुशान ऋग्वेद के टाइम पे कैटल और जंगलों के भगवान थे। जब हम लेटर वैदिक में शिफ्ट होंगे ये किसी और चीज़ के भगवान बन जाएंगे। यहाँ पे ये कैटल और जंगल के भगवान हैं। बाकी सब जो आपने खुद से याद करना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए जो हमारा अर्ली वैदिक एरा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है यास्मिन गिल एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर वैदिक एरा के बारे में, यानी कि वो एरा जिसमें कि बाकी 3 वेद कंपोज किए गए थे। तो आप इन सभी लेसन्स को अनअकैडमी की इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। अगर हम देखें अर्ली वैदिक एरा यानी कि ऋग वैदिक एरा, उसमें जो एरिया था वो मेनली कौन सा एरिया था? सप्त सैंधव एरिया, यानी कि इंडस सरस्वती वाला एरिया। लेकिन अगर आप लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे इसमें हम ईस्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और गंगा नदी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ऐसा नहीं था कि गंगा का मेंशन ऋग्वेद में नहीं था, लेकिन गंगा और यमुना इनका मेंशन सिर्फ एक ही बार था, यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नदियाँ नहीं थी। उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी? सरस्वती। लेकिन अब जाके क्या हो जाएगा? गंगा रिवर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल करना इस चीज को इंपॉर्टेंट समझा जाने लगा। छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप होने लगे, जैसे कि काशी, कौशल, विदेह, और धीरे धीरे राष्ट्र नाम की टर्म भी आ गई। यहाँ से हम समझते हैं कि टेरिटरी जो है धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगी। अब टेरिटरी इंपॉर्टेंट हुई है, धीरे धीरे कोई ना कोई एक उठेगा, बाकियों को हराएगा और राजा बनेगा। राजा की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगी और असेंबली सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगेगा। राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ी, लेकिन राजा ऐसा नहीं है कि अभी भी मोनार्की एकदम से एब्सोल्यूट हो गई। ऐसा भी नहीं है कि राजा ही सब कुछ हो गया। राजा अभी भी ऐसा समझा जाता था कि लोगों का ट्रस्टी है, लोगों के भले का काम करना है उसने। राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं थी फिर भी इस टाइम पे भी, लेकिन राजा के पास एक पावर आ गई थी रेगुलर टैक्स कलेक्शन की। अगर आप ऋग्वेदिक पीरियड को रिकॉल करेंगे, उस टाइम पे टैक्सेस रेगुलर नहीं थे। उस टाइम पे क्या था, किसी ने अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? बलि। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेगुलर टैक्स कलेक्शन होगी। अब टैक्स कलेक्ट करना है तो ऑफिसर्स भी चाहिए, तो नए नए ऑफिशियल्स आने लगे। यहाँ से भी पता चलता है कि राजा की पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। जैसे कि भागदुग, भागदुग उसका नाम हुआ करता था जो टैक्स को कलेक्ट करता था। सिमिलरली नए मिनिस्टर्स भी आने लगे जिनको हम रत्नन्स बोलते थे। ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फिर सुत, सुत हम किसको बोलते थे? जो चैरियट चलाया करता था। तो ये हो गया इस टाइम की थोड़ी सी पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के बारे में। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस लाइफ। इस टाइम पे मैक्सिमम तो कुछ इतना अच्छा नहीं था, 2 ही चीजें अच्छी थी। वो क्या? अभी तक चलो अनटचेबिलिटी नहीं आई थी, प्लस सोसाइटी मेनली मोनोगैमस थी, यानी कि एक मैन एक ही वुमेन से मैरिज कर सकता था। इसके अलावा काफ़ी सोशल इवल्स आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन अब असेंबलीज अटेंड नहीं कर सकती थी। जो वर्ण सिस्टम जो कि पहले ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, वो अभी बर्थ पे बेस होने लगा। पहले ऑक्यूपेशन पे क्या, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन लिया उस हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड हो जाता था, लेकिन अब बाय बर्थ हो गया, यानी कि वर्ण पक्का परमानेंट हो गया। ब्राह्मण का बेटा आगे ब्राह्मण एंड सो ऑन। तो ये हो गया। इसके अलावा वर्ण सिस्टम के साथ जाति सिस्टम भी आ गई। जाति सिस्टम क्या है और वर्ण सिस्टम में फर्क क्या है? वर्ण सिस्टम एक ओवरऑल इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्म चलता है। 4 वर्ण है, हर जगह इसी तरीके के हैं। जाति सिस्टम बड़ा ही रीजनल चीज है कि एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से है। कोई एक जाति अगर एक रीजन में डोमिनेंट है, शायद वो किसी और रीजन में ना डोमिनेंट हो। तो जाति बहुत ज़्यादा है, इनका नंबर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस जाति अपने अपने रूल्स खुद बनाया करती हैं इस तरीके से। तो जाति सिस्टम और वर्ण सिस्टम में फ़र्क है। इस टाइम पे जातियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। प्लस एक सेरेमनी चलने लगी, उपनयन सेरेमनी। इसमें क्या था कि एक प्रीस्ट आते हैं और आपकी बॉडी के अराउंड एक थ्रेड टाई करते हैं, धागा टाई करते हैं। तो इस धागे से क्या माना जाता है कि आप अपनी एजुकेशन अब से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस धागा टाई करने के बाद आपका क्या हो गया? दोबारा बर्थ हो गया। तो इसको हम क्या बोलते थे? द्विजा, यानी कि डबल बॉर्न या रीबॉर्न। तो उपनयन सेरेमनी 3 वर्ण कर सकते थे। शूद्र को अलाउड नहीं था कि वो उपनयन सेरेमनी करे, क्योंकि शूद्र को जो है एजुकेशन वगैरह में इतनी महत्वता नहीं दी जाती थी।
रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होने लगे, बहुत कम्प्लेक्स भी होने लगे, हर एक चीज़ पे ध्यान देना। इसका बाद में हम देखेंगे बैकलैश होगा, जब बुद्धिज्म जैनिज्म उठेंगे तो वो रिचुअल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इंद्र और वरुण जो कि ऋग्वेद के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करते थे, उनकी पोजीशन एकदम से खत्म हो गई। 3 इंपॉर्टेंट भगवान उठ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आई होप आपको इनकी रेलेवेंस पता है। ब्रह्मा वो थे जिन्होंने दुनिया को क्रिएट करा, विष्णु वो जो दुनिया को चलाए रखते हैं, महेश या जिनको हम रुद्र भी बोलते हैं या जिनको हम शिव भी बोलते हैं, ये कौन? डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद में हमने पढ़ा था पुशान भगवान के बारे में। ये कौन थे उस टाइम पे? भगवान जो कि कैटल के और जंगलों के भगवान हुआ करते थे। तब भी मैंने आपको बोला था लेटर ऑन ये किसी और चीज के भगवान बन जाएंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये शूद्रों के भगवान बन गए। इसके अलावा पेंटेड ग्रेवेयर इस टाइम की पोट्री हुआ करती थी। आपको याद होगा जब हमने हड़प्पन पीरियड खत्म किया था, उसके बाद जब पोस्ट हड़प्पन पोट्री पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी ओसीपी, ओचरे कलर्ड पोट्री, जो कि मैच्योर हड़प्पन में थी। उसके बाद हमने पढ़ी पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, ये मैंने बोली थी कि लेटर वैदिक में है। और पीजीडब्ल्यू के बाद अब आगे जाके क्या आएगा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इस टाइम पे पीजीडब्ल्यू थी। इसके अलावा सोसाइटी लार्जली मोनोगैमस थी और ब्राह्मण्स ने इस टाइम आश्रम सिस्टम चलाया था। आश्रम सिस्टम क्या है? आपकी जिंदगी 4 स्टेजेस में बनती है। चारों वैसे आपने शायद सुना होगा इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा, अदरवाइज आप विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं आश्रम सिस्टम के बारे में। आश्रम सिस्टम में क्या आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लाइफ से, तो ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य, एंड एंड करते हैं आप जाके संन्यास की जिंदगी पे। तो बीच में आपकी मैरिड लाइफ वगैरह भी आती है। तो ब्राह्मण्स ने जो आश्रम सिस्टम स्टार्ट किया, और आश्रम सिस्टम का पहला मेंशन जबल उपनिषद में किया गया है। पीजीडब्ल्यू ये पेंटेड ग्रेवेयर है, ग्रे है कलर में लेकिन ऊपर ब्लैक कलर के डिजाइन्स डाले गए हैं और ये मेनली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते हैं। इसके अलावा आपको रीड करना है 3 सेरेमनीज के बारे में जो कि राजा उस टाइम पे करने लग गए थे, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है? देखो, जब हमने ऋग्वैदिक पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था? सेमी नोमैडिक इकोनॉमी है, यानी कि हम कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे नहीं शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे लेटर वैदिक में तो ये एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगे। कैटल, जैसे कि ऋग्वेद में भी उसी तरीके से यहाँ पे भी कैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटल की लड़ाई का नाम हमने क्या पढ़ा था? गविष्ती। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, वो था आयरन की इंट्रोडक्शन। इस आयरन की इंट्रोडक्शन से बाद में जाके जब हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आयरन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। लेटर वैदिक में आयरन आया, इसने 2 चीज़ों को इफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा और वॉर्स को इफेक्ट करेगा। एग्रीकल्चर को कैसे? पहले यूज हुआ करते थे वुडन प्लो, अब क्या यूज होंगे? आयरन के प्लो। इससे क्या होगा? फॉरेस्ट को साफ करना आसान हो जाएगा, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर उतना राजा के लिए ज़्यादा टैक्स, उतना वो बड़ा राजा बन जाएगा। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का। वेपन्स बनेंगे आयरन के, जिससे वॉर्स में जीतना आसान हो जाएगा। तो आयरन के आने से बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे लेटर ऑन। जब हमने ऋग्वैदिक पढ़ा था उस टाइम पे तो करेंसी तो कुछ थी नहीं, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब जो है 2 करेंसी या 2 कॉइन्स आ गए, निष्का और सतमन। तो इसके अलावा रजत नाम दिया जाता है वैदिक लिटरेचर में सिल्वर को, सिरा नाम दिया जाता है प्लो को, सीता नाम दिया जाता है फुरो को। फुरो क्या होती है? खेत में जब आप एक ट्रेंच सा बना देते हैं जिसमें बीज बोने के लिए, तो उसको हम सीता बोलते हैं। इसी टाइम पे जब नॉर्थ इंडिया में वैदिक टाइम्स चल रहे हैं, साउथ इंडिया में मेगालिथिक टाइम चल रहा है। साउथ इंडिया में भी और डेक्कन में भी। मेगालिथ्स क्या थे? नाम से पता चल रहा है, मेगा यानी कि बड़ा, लिथ यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। तो इस तरीके की काफ़ी स्ट्रक्चर साउथ इंडिया में पाए गए। एक चीज़ यहाँ से पता चलती थी कि ये बरियल्स के लिए यूज़ किए गए हैं, दफनाने के लिए यूज़ किए गए हैं, लेकिन किसने बनाया उन सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, हमेशा ये बड़े नहीं हुआ करते थे और मेनली इनको बरियल के लिए यूज़ करते थे। डेक्कन, साउथ इंडिया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये पॉपुलर थे। नेक्स्ट कॉमन फीचर्स अगर आप मेगालिथ के देखेंगे, जो लोग दफनाए गए उनके साथ 2 चीज़ें और दफनाई गई हैं, 2 चीज़ें और मिली हैं, सॉरी। एक है ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री टाइप है मेगालिथिक एज का, ये पोट्री मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से आयरन के टूल्स और वेपन्स मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में
कैलकोलिथिक एज तो आई नहीं। नॉर्थ इंडिया में आपको याद होगा जब हमने स्टोन एज खत्म की, पेलियो, मीजो और नियोलिथिक, इसके बाद हमने लास्ट में जाके क्या पढ़ा था, कैलकोलिथिक, जब क्या आया था, कॉपर यूज में। उसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आए थे जहाँ पे ब्रॉन्ज यूज होने लगा, और अब हमने लेटर वैदिक में जाके क्या पढ़े, आयरन की इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉपर कॉपर एज नहीं आई, डायरेक्टली नियोलिथिक से जंप गया आयरन एज में। तो इसके अलावा कुछ बरियल साइट्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए गए हैं, शायद इस तरीके से कि सेम फैमिली वाले लोग इकट्ठे दफनाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल मेगालिथ्स के बारे में अभी भी हमको इतना ज़्यादा नहीं पता। एक मेगालिथिक साइट इंपॉर्टेंट है इनाम गांव भीमा रिवर की ट्राइब्यूटरी पे है जिसका नाम है गोद रिवर। यहाँ पे क्या है, एक मैन पाया गया है और उसको बरी किया गया एक बड़े सारे क्ले जार के अंदर, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सी साइट है। लास्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, पेपर में तो नहीं आएगा, सपोजिटली आपको मैन और वुमेन के स्केलेटन में डिफ्रेंशिएट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जो वुमेन का हिप या पेल्विक एरिया है वो जनरली बड़ा होता है ताकि चाइल्ड बियरिंग ईजी हो सके। तो ये हो गया हमारा लेटर वैदिक भी कवर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म वाला टॉपिक और उसके बाद महाजनपदास वाला। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और इन लेसन्स को अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। थैंक यू सो मच।